Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। टारगेट रहेगा हमारा पीजीआई और नॉर्सेट 2023। एमसीक्यूज जो हमने अभी यहाँ पे लिए हैं क्लास के अंदर पढ़ने के लिए, सारे एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के 2016 के और 2019 वाले एग्जाम में जो बठिंडा एम्स का हुआ था, तो उन्हीं के टॉपिक्स जो एग्जाम के क्वेश्चंस हमने लिए हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पीजीआई की अकॉर्डिंग, तभी पीजीआई ने उनसे एमसीक्यूज बनाए। तो हो सकता है आगे आपको उन टॉपिक्स में से और एमसीक्यू देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे तो कम टाइम में अपन इसी प्रकार से अपन कम टाइम में थोड़ा अपन एक्स्ट्रा गेन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, सैफरॉन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। सैफरॉन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमें कब दिखाई देता है? ऑप्शन है हमारे पास में पोस्ट मैच्योरिटी में, टीबी में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, या फिर नॉर्मल कलर है। सैफरॉन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड में दिखाई दे रहा है तो वो किस प्रकार का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में निकलता है वो? तो देखिए, सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो जो फीटस होता है वो अपनी इंट्रायूटेराइन लाइफ में एक सेक में रहता है। इस सेक को आप क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सेक। और इस सेक के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक सेक में मतलब एमनियन कोरियन करके उस फीटस के चारों तरफ एक लेयर रहती है, उसके अंदर फ्लूइड अगर जो फ्लूइड बनता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ, मेनली किससे बना होता है? देखिए 80% तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किससे बना होता है? फीटल ओरिजिन है, फीटल का जो यूरिन है उससे बना हुआ उससे बनता है। और जो 20% है वो किससे बनता है? मैटरनल ओरिजिन। ठीक है, 20% किससे बनाता है? मैटरनल ओरिजिन। ओके, तो फीटल ओरिजिन को अपन, फीटल ओरिजिन के अंदर क्या रहेगा? एक तो इसका क्या हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा, और जो इसकी स्किन वगैरह है, जो इसको लेन्यूगो वगैरह है, वो सभी इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं। एंड मैटरनल ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? मैटरनल का जो ब्लड है, ब्लड से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का आप सभी को पता है कि जो विलय से ट्रांसफर होता रहता है, तो जो प्लाज्मा से यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो प्लाज्मा मिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुडेट। ठीक है, तो ये मैटरनल साइड से क्या क्या मिक्स होता है इसके अंदर? एक्सुडेट फ्लूइड। एंड फीटल साइड से क्या होता है? ट्रांसुडेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसुडेट। तो इस प्रकार से 80% एंड 20% मिलके एमनियोटिक फ्लूइड का अपने पास में यहाँ पे बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम बात करते हैं इसकी क्या अमाउंट की। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना रहता है? 600 to 800 ml। ठीक है, 600 to 800 ml क्या रहता है? अपना एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट रहता है। अगर इसके बाद में देखिए, फीटल एक जब फीटस जो है वो टर्म हो जाता है तब ये कितना यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड में डालता है? तो एक टर्म फीटल पास यूरिन कितना रहता है? 400 to 1200 ml। एंड फीटल रीएब्जॉर्ब या फिर स्वेलो, स्वेलो कितना कर लेता है ये? 400 to 700 ml। ठीक है, तो पीछे कितना बच जाएगा अपना? नॉर्मल नियर बाई अपना 600 ml तो एनी टाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फीटल स्वेलो तो अपना ये क्या है? एक ऑप्टिमम लेवल है एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल क्या अपना रहेगा? 600 to 800 ml जो है वो ऑप्टिमम लेवल जो एनी टाइम फीटल के अंदर बना, जो एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा अपना। इसलिए अपना इसका अमाउंट क्या बताया है? 600 to 800, क्योंकि फीटल जो एक टर्म प्रेगनेंसी होती है वहां पे फीटल का यूरिन पास आउट करता है फीटल कितना? 400 to 1200, और फीटल वापस स्वेलो कितना कर लेता है? 400 to 700 ml। तो अप्रोक्स 600 ml जो है, 600 to 800 ml जो है वो एनी टाइम जो है एट टर्म एनी टाइम एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है।
तो ये एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, पीएच एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कैसा रहता है, स्लाइडली एल्कलाइन इसका पीएच रहता है, तो कितना रहता है, नियर बाई 7.1 से 7.3। ठीक है, ये क्या रहता है अपना पीएच रहता है। कलर कैसा रहता है, नॉर्मल कलर कैसा रहता है, नॉर्मल कलर कैसा रहता है, क्लियर एंड कलरलेस कलर रहता है। ठीक है, तो ये क्या अपनी प्रायोरिटी है, अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल कलर कैसा है तो क्लियर एंड कलरलेस कलर रहता है इसका नॉर्मल। बट 8 टर्म तक आते आते इसका कलर जो है स्लाइटली चेंज होकर कैसा हो जाता है, स्ट्रो कलर, स्ट्रो कलर या फिर पेल येलो कलर का ये हो जाता है। ये भी कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कलर का आता है। ठीक है, प्लाज्मा कलर का ये हो जाता है नॉर्मल कंडीशन। अब ये क्यों होता है, ठीक है, फीटस के यहाँ पे क्या निकलता है अपने वर्निक कैसियोसा से, या फिर इसके बाद में फिटल स्किन से। ठीक है, जो भी फिटल स्किन जो निकलती है फीटस की, तो उसकी वजह से इस 8 टर्म पे कैसा कलर हो जाता है, इसका स्ट्रो कलर हो जाता है या फिर पेल येलो कलर का ये हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं इसके अंदर, वो बनते हैं क्या, अमाउंट से, कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उस वहां पे कितना अमाउंट किस टाइम पीरियड पे बनता है, इससे क्या एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो जब 10 वीक की प्रेगनेंसी हो तो कितना रहता है 30 ml, 12 वीक की हो तो कितना रहता है 50 ml। ठीक है, 10 वीक पे यहाँ पे मेनली जो मेटरनल सोर्स ही रहता है, बट 12 वीक से जो है वो फिटल यूरिन जो पास आउट करना शुरू कर देता है। फर्स्ट टाइम कितना पास करता है 50 ml। इसके बाद में 20 वीक पे, देखिए इससे भी एमसीक्यू बना हुआ है, इससे भी एमसीक्यू बना, तो 20 वीक पे कितना हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड 400 ml तक हमें देखने को मिल सकता है। या और 36 वीक पे या फिर नियरली टू टर्म ये कितना देखने को मिलता है 1000 ml। ठीक है, 36 वीक पे कितना देखने को मिलता है 1000 ml। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन 40 वीक की। 40 वीक पे कितना देखने को मिलता है 600 to 800 ml जो है वो 40 वीक या फिर 8 टर्म आफ्टर 37 में क्या देखने को मिलता है 600 to 800 ml। तो इसी से अपना क्या है कि नॉर्मल एमनियोटिक अमाउंट का क्वेश्चन यहीं से बनता है। ओके, अब देखिए जितना वो पीछे जाता रहेगा, जितना वो पोस्ट टर्म हो जाएगा, जो फिटस जितना पोस्ट टर्म हो जाएगा उतना ही एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए 42 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना बन जाता है, कितना रह जाता है 200 ml तक। और उसके बाद में आफ्टर 42 ये लेस देन कितना हो जाता है 150 ml तक, इससे भी कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड इस प्रकार, तो यहाँ तक तो क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में, इसके बाद में नीचे घटते हुए क्रम में चला गया एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि बाद में क्या फीटल का स्वेलो पावर ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा स्वेलो करने लग जाता है जब फिटस पोस्ट टर्म में पहुंच जाता है। तो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिए फीटल कलर, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन ने इसको ब्रीफली समझ लिया है क्या कैसे और कब ये बनता है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, मैटरनल साइड, फिटल साइड और फिटल साइड से कितना परसेंट रहता है, क्या बनता है, ट्रांसजुडेट एक्जुडेट कैसे बनता है। अभी बात कर लेते हैं एबनॉर्मलिटी की। कलर में अपन बात करते हैं किसकी, एबनॉर्मलिटी की। ठीक है, क्योंकि अपन ने नॉर्मल कलर तो अपन ने पढ़ ही लिया कैसा होता है, कलरलेस होता है। ओके, अभी बात कर लेते हैं एबनॉर्मलिटी की। तो फर्स्ट अगर कलर ग्रीनिश मेकोनियम स्टेन। ओके, अगर ग्रीनिश कलर का यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है तो वो हो सकता है कि वो किसकी वजह से वो मेकोनियम स्टेन है वो। और इस ये जो कलर हमें दिखाई देता है ग्रीनिश कलर का, वो किसकी वजह से हो रहा है, मेकोनियम पास आउट की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर ग्रीनिश कलर का आ रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, मेकोनियम पास आउट की वजह से। मेकोनियम का स्टेन है मतलब मेकोनियम का दाग वगैरह अंदर फिटस ने जो वो मेकोनियम पास आउट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मेकोनियम पास आउट कर देता है तो ये क्या सजेस्ट करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रीनिश कलर का क्या होता है, ग्रीनिश कलर में मेकोनियम स्टेन। अब मेकोनियम स्टेन के अंदर भी क्वेश्चन बनता है कि जब मेकोनियम स्टेन निकलता है तो ग्रीन कलर होता है, तो इसके अंदर फीटस की क्या क्या कंडीशन रहती है, तो फीटल
किसमें चला जाता है? डिस्ट्रेस के अंदर। ठीक है, फीटल को क्या होता है? डिस्ट्रेस हो जाता है। यहाँ पे फीटल को डिस्ट्रेस क्यों होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं। ड्यू टू डिक्रीज परफोरेशन टू फीटस। ठीक है, फीटस के यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से रिलैक्स एनल स्पिंक्चर एंड पास मेकोनियम। ठीक है, इसकी वजह से आ गया मेकोनियम पास आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या एमसीक्यू बनता है? रिस्क फॉर मेकोनियम एस्पिरेट। अब मेकोनियम एस्पिरेट करने की रिस्क है उसको, तो ये क्या लीड कर सकता है फीटस में? न्यूमोनिया। ठीक है, तो अगर ग्रीनिश कलर का इम्यूनिटी फ्लूइड आए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है आगे जाके? न्यूमोनिया। ठीक है, इतना डीप अभी तक एमसीक्यू नहीं बना। अगर ये पूछ लेता है, नोट सेट पूछ लेता है, नोट सेट डीप एमसीक्यू पूछता है, तो इसकी वजह से जो है वो मेकोनियम का रिलीज होता है, मेकोनियम को फिर एस्पिरेट कर लेगा, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ न्यूमोनिया हो सकती है बच्चे के अंदर। ओके, नेक्स्ट कलर की बात करते हैं अभी हम। दूसरा जो कलर है वो क्या है? गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर का अगर हमें एमनियोटिक फ्लूइड दिखे तो ये क्या सजेस्ट करता है? आरएच इनकम्पिटिबिलिटी। ठीक है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछते हैं। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, बनता है, हमें दिखाई देता है, तो क्या क्या सजेस्ट करता है? आरएच इनकम्पिटिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रीनिश येलो कलर। इससे पहले वाला क्या था? ग्रीनिश कलर का था। ये कैसा कलर है? ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का आता है, तो ये क्या है? पोस्ट मेच्योरिटी शो करता है। ग्रीनिश येलो कलर बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो? सेफ्रॉन कलर। ठीक है, अपना एमसीक्यू भी क्या था? सेफ्रॉन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन पोस्ट मेच्योरिटी। ठीक है, अपना आंसर क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पोस्ट मेच्योरिटी। अभी देख लेते हैं बाकी कलर का भी क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कलर को भी देख लेते हैं, जो दो कलर बचे हुए हैं। इसके बाद में क्या आता है? डार्क रेड कलर का अगर इम्यूनिटी फ्लूइड में सीन हो तो ये क्या सजेस्ट करता है? हेमरेज। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे हेमरेज हुआ हो, इसकी वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड कलर कलर कैसा हो जाता है? डार्क कलर का हो जाता है। नेक्स्ट डार्क ब्राउन। अगर डार्क ब्राउन कलर का इम्यूनिटी फ्लूइड होता है तो ये क्या सजेस्ट करता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ को ये सजेस्ट करता है कि इंट्रा यूटेराइन डेथ जो है वहां पे हो चुकी है फिटस की। ठीक है, लास्ट टॉपिक भी अपन समझ लेते हैं इसका, वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इससे भी एमसीक्यू बनता है। फर्स्ट अपन मेजरमेंट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से अपन क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? एक यूएसजी गाइडेड स्टडी है। यूएसजी के अंदर अपन क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? ये मदर का एब्डोमन है, इसको हम डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर का जो ईच क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसके अंदर सपोज यहाँ तक फिटल स्किन है, फिटल स्किन के बाद में ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेजर किया जाता है। ठीक है, ईच जैसे इस क्वाड्रेंट के अंदर फिटल स्किन यहाँ तक पहुंची है, इसके बाद का जो डायमीटर है इसको अपन क्या करते हैं? इसके अंदर मेजर करते हैं, और जो नॉर्मल इसकी रेंज रहती है वो कितनी रहती है? 5 to 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 to 25 सेंटीमीटर की यहाँ पे नॉर्मल रेंज रहती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यहाँ पे लेस देन 5 सेंटीमीटर का देखने को मिला तो ये क्या है? ओलिगो हाइड्रोमनियस। एंड यहाँ पे मोर देन 25 सेंटीमीटर का देखने को मिला तो यहाँ पे क्या है? पोली हाइड्रोमनियस। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट हमने एमनियोटिक फ्लूइड समझ लिया है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से काफी सारे एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश की है, क्योंकि आज तक मैंने ये टॉपिक अभी तक नहीं लिया था, इसलिए मुझे था कि ये मैं अच्छे से एक बार पढ़ा दूं ताकि एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ड्यूरिंग ए रिटेंशन कैथेटर इंसर्शन। एक जब हम एक कैथेटर इंसर्शन करते हैं जिसको अंदर ही रखना है, ठीक है, कुछ टाइम तक,
और ब्लैडर इरिगेशन, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ब्लैडर इरिगेशन की प्रोसेस भी करते हैं। द नर्स मस्ट यूज, हमें नर्स को जो है वो क्या यूज करना चाहिए। देखिए इसके अंदर क्या ऑप्शन है, स्टेराइल इक्विपमेंट एंड वियर स्टेराइल ग्लोव्स, हमें स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए या और हमें स्टेराइल ग्लोव्स को वियर करना चाहिए। सेकंड क्या है, क्लीन इक्विपमेंट एंड मेंटेन असेप्सिस, क्लीन इक्विपमेंट हमें यूज में करने हैं और असेप्सिस को मेंटेन करने हैं। सी क्या है, स्टेराइल इक्विपमेंट एंड मेंटेन मेडिकल असेप्सिस। एंड डी क्या है, क्लीन इक्विपमेंट एंड टेक्निक। हमें क्या करना चाहिए जब हम क्या करते हैं, रिटेंशन कैथेटर को इंसर्शन कर रहे हैं, मतलब क्या सिंपल लैंग्वेज में कैथेटर को डाल रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, ब्लैडर इरिगेशन भी अपन कर रहे हैं, तो हमें क्या, कौन सी टेक्निक है, क्या हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या करना है, एकदम स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखना है, स्टेराइल इक्विपमेंट का हमें काम में लेना है, साथ ही साथ में हमें मेडिकल एसेप्सिस की जो है वो जो प्रोसीजर तरीके से हमें क्या करना है, मेडिकल एसेप्सिस की तरह काम करना है हमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे काफी रहते हैं। ठीक है, एकदम ये काफी यहाँ पे ध्यान में रख के हमें प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, देखिए और यहाँ पे एक एमसीक्यू में आपको बताता हूँ, ब्लैडर इरिगेशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन हमें काम में लेते हैं। ठीक है, ब्लैडर इरिगेशन में कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, नॉर्मल सलाइन को काम में लेते हैं, साथ ही साथ ग्लिसरॉल को भी काम में लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन ग्लिसरॉल को भी यहाँ पे काम में लिया जाता है ब्लैडर इरिगेशन में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, जैसे टीयूआरपी की सर्जरी जो होती है, टोटल टीयूआरपी मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन करते हैं अपन इस प्रोस्टेट का, तो उसके अंदर अपन ब्लैडर इरिगेशन करना होता है। ठीक है, डॉक्टर सजेस्ट करता है ब्लैडर इरिगेशन, तो उसके अंदर वो नॉर्मल सेलाइन से यहाँ पे ब्लैडर का इरिगेशन करवाता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वॉस्कुलर सर्जरी। ठीक है, जब कभी भी वॉस्कुलर सर्जरी की जाती है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी आती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू में एमसीक्यू, वेस्कुलर सर्जरी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट द पॉसिबल थ्रोम्बस हैज अकर, तो कौन सा साइन हमें पता लगाएगा कि हाँ पेशेंट को जो है वो थ्रोम्बस बन गया है। ठीक है, कर्निंग साइन देखेंगे, हेगार साइन देखेंगे, होमान साइन से, या फिर बर्जिंस्की साइन से, कौन सा साइन जो है वो हमें बताएगा कि यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में कौन सा साइन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, होमान साइन। ठीक है, होमान साइन अपने किस में देखते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर। क्यों देखते हैं, क्योंकि होमान साइन क्या है, एक स्क्रीनिंग साइन है, इसके लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, स्क्रीनिंग साइन है, किसके लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। और देखिए आपको ऑप्शन में डीवीटी के लिए होमान साइन नहीं देखने को मिलके क्या देखने को मिल सकता है, ऑल्सो नोन एज डोर्सिफ्लेक्शन साइन। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन साइन के नाम से भी आपको एग्जामिनर आपको ऑप्शन में दे सकता है यहाँ पे। अब देखिए करते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखोगे। अब जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा लेग को, उसके बाद में क्या करेगा, नी को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, प्लस मेन तो अब वो काम करेगा, क्या करेगा, डोर्सिफ्लेक्शन करेगा, किसका, फुट का, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ अफेक्टेड लेग। अब डोर्सिफ्लेक्शन जब उसने किया तो पेशेंट को क्या फील होगा, पेन इन काफ मसल। ठीक है, काफ मसल के अंदर उसको क्या होगा, पेन फील होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होमान साइन। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, यही क्या है, पॉजिटिव होमान साइन। तो ये किसको इंडिकेट करता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ये इंडिकेट करता है यहाँ पे। बाकी देखिए कर्निंग साइन एंड बर्जिन्स की साइन, ऑप्शन नंबर ए प्लस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोनों साइन किसके अंदर देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है,
मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजीज का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस, जो क्या करती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कर्निंग साइन की। तो कर्निंग साइन में क्या होता है, के से कर्निंग, के से नी, ठीक है। आप तो इस तरीके से समझ लीजिए, के से कर्निंग और के से नी, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, नी को अपन क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। नी को यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद में लेग को अपन क्या करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। वो लेग जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पेशेंट को एक सुपाइन पोजीशन दिया, फिर उसके अंदर क्या किया, हिप फ्लेक्शन किया, और यहाँ पे नी को अपन ने यहाँ तक, हिप को यहाँ पे फ्लेक्शन कर लिया, कहाँ तक, 90 डिग्री तक। अब हमने क्या किया, ये नी है, ये हो गया अपना लेग। अब हमने क्या किया, इस नी के एंगल को हमने क्या बढ़ाया, एक्सटेंड किया। तो क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को जो है वो सीवियर पेन होता है, इसलिए ये होता है कर्निंग साइन पॉजिटिव, किसमें होता है, मेनिंजाइटिस में। दूसरा कौन सा साइन है, बर्जिंस्की। तो बर्जिंस्की साइन भी किसमें देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। दोनों ही साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, देखिए बर्जिंस्की साइन के अंदर क्या होता है, जब एग्जामिनर क्या करता है, नेक का फ्लेक्शन करता है, तो ये इमीडिएटली या फिर पैसिवली साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, नी का फ्लेक्शन भी देखा जाता है, ठीक है। सपोज ये जो है अपना पेशेंट है, इसको सुपाइन पोजीशन में रखा गया है, और इसकी ये क्या है, नेक है, और ये क्या है, इसके नी है, लेग्स है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जब एग्जामिनर इसकी नेक को लिफ्ट करता है ना, तो इसके साथ साथ में इसके लेग्स भी, दोनों लेग्स भी क्या हो जाते हैं, साथ साथ में लिफ्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को पेन भी होता है, बट यहाँ पे लेग जो है वो लिफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनिंजीज जो है, स्पाइनल कॉर्ड की, वो स्टिफ हो रखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पेन भी होता है, और जो जो लेग्स है वो भी यहाँ पे लिफ्ट होते हैं। तो ये कौन सा साइन होता है, बर्जिंस्की साइन। ये किस में रहता है, पॉजिटिव, मेनिंजाइटिस के अंदर। और नेक्स्ट देखिए क्या है, हेगार साइन। तो देखिए हेगार साइन में क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू इससे बनता है कि ये करते कब है। तो ये करते हैं अपन 6 to 8th वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। अपन क्या करते हैं, हेगार साइन को हम असेस करते हैं 6 to 8 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 6 to 8 वीक पे अपन ये करते हैं। और क्या असेस करते हैं इसके अंदर, क्या असेस करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट जस्ट अबोव सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के ऊपर का जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है, वो कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पे इस टाइम पे सॉफ्ट देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, कौन सा साइन कहलाता है, ये है हमारा क्या, हेगार साइन। ओके, एमसीक्यू पूछते हैं इससे, सारे साइन से एमसीक्यू पूछते हैं। साइन तो आप कोई सा भी मत छोड़ना किसी भी डिजीज का, ठीक है। एक बार का शॉर्ट रिव्यू आप करके जाना। ओके, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, होमान साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रमोशन ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करना है, इन्फेंट और यंग चाइल्ड की फीडिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करना है, इज एकम्पेस्ड अलोंग विथ कंटिन्यूस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप टू। तो अपन ये किसके साथ में करते हैं, साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी करनी होती है। तो ये कब तक करना सही माना गया है, ठीक है। फीडिंग प्रैक्टिस जो है वो कब तक करना सही माना गया है, साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के, 1 ईयर ऑफ लाइफ तक, 2 ईयर ऑफ लाइफ तक, 3 ईयर ऑफ लाइफ तक, या फिर 4 ईयर ऑफ लाइफ। जो 4 साल का बच्चा है तब तक करना चाहिए, या फिर 1-2 साल 3 साल तक का बच्चा है जो, तब तक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ में फीडिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 ईयर्स ऑफ लाइफ तक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कितना टाइम तक करवाना चाहिए, 2 ईयर तक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फीडिंग प्रैक्टिस को जो है वो 2 ईयर तक हमें आगे जाके कंटिन्यू 2 ईयर तक कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ 2016 के एमसीक्यूज के अंदर आए हुए हैं, जो अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो बठिंडा एम्स का एग्जाम में था, जो आप सभी को पता हो, तो पीजीआई चंडीगढ़ ने करवाया था, ठीक है। तो उसके अंदर मौसबी के काफी क्वेश्चन आए थे। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से कि एक बार आप मौसबी जरूर निकाल लें। मौसबी के जो एमसीक्यू हैं, ओबीजी, साइकेट्रिक एंड एमएसएन फंडा, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है। तो वहां से एक बार आप एमसीक्यू जरूर निकाल लें, और बाकी आप प्रीवियस एमसीक्यू, प्रीवियस पेपर एक बार सोल्व कर लें। आपको आइडिया लग जाएगा भाई पीजीआई किस तरह का पेपर बनाता है, और क्या क्या टॉपिक्स वहां पे वो इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव आईईसी एक्टिविटीज फॉर लेप्रोसी प्रोग्राम इज, ठीक है। लेप्रोसी के लिए प्रोग्राम चलाया गया था,
नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम, तो उसके अंदर क्या था, आईईसी एक्टिविटीज को यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, आईईसी एक्टिविटीज को यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन एक्टिविटीज का, ठीक है। अभी मैं इनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, बट सबसे पहले ये आंसर है, क्योंकि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म नहीं दी गई थी, तो मैं भी आपका अभी इसका सॉल्यूशन के टाइम पे बताऊंगा, पहले आप इसका अपना आंसर गेस कर लीजिए। क्योर ऑफ इलनेस करने के लिए एक्टिविटी चलाई गई थी, केस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्टिविटी चलाई गई थी, रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा के लिए एक्टिविटी चलाई गई थी, या फिर इराडिकेशन ऑफ डिजीज के लिए एक्टिविटी चलाई गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर एक एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव आईईसी एक्टिविटीज फॉर लेप्रोसी प्रोग्राम। तो देखिए आईईसी एक्टिविटीज क्या थी लेप्रोसी प्रोग्राम के अंदर, तो आई का मतलब क्या था यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, ई का क्या मतलब था, एजुकेशन, एंड सी का यहाँ पे क्या था, कम्युनिकेशन। तो लेप्रोसी के अंदर जब आईईसी एक्टिविटी चलाई गई थी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इसका क्यों मेन इसका रोल क्या था, क्यों इसको चलाया गया था। इसका रोल चलाया गया था ताकि जो है सोसाइटी के अंदर स्टिग्मा जो है लेप्रोसी को लेके, उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा इन सोसाइटी, ठीक है, स्टिग्मा इन सोसाइटी। तो जो आईसी एक्टिविटीज है, ये क्या इन्होंने क्या किया है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि जो है वो सोसाइटी के अंदर एक तो राइट इन्फॉर्मेशन सबको मिले, और दूसरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर देखने को मिले। इसके बाद में इन्होंने किस तरह काम किया, सबसे पहले इन्होंने प्लान बनाया, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड पब्लिक को इंक्लूड किया, फिर इसमें अपने जो प्रोग्राम्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट किया, फिर लास्ट में लोगों से पूछा कि अभी आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या है। लोगों को समझाया कि जो लेप्रोसी है वो क्यूरेबल है, लेप्रोसी है वो प्रिवेंटेबल है, ठीक है, उसको डिसेबिलिटी प्रिवेंट कर सकते हैं अपन, अलग से आपको सेग्रीगेट करने की पेशेंट को जरूरत नहीं है, आपके साथ ही रह सकता है पेशेंट। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज लाई गई थी लेप्रोसी प्रोग्राम के अंदर, जो कि किसका काम करती थी, सोसाइटी के अंदर जो स्टिग्मा था, डर था, या आप बोल सकते हो कि स्टिग्मा मतलब कुछ बुरा प्रभाव था लेप्रोसी को लेके, उसको रिड्यूस करने में काम आई थी काफी ज्यादा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट इन इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफ इंडिया का कौन जो इंडिया के अंदर फर्स्ट रेफरल यूनिट का फंक्शन कौन करता है, ठीक है। फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहते हैं, या फिर जो किसके यहाँ पे फर्स्ट जो पर्सन को रेफरल होकर कहाँ लाया जाता है। ऑप्शन, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर रीजनल हॉस्पिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, ऐसा कौन सा सेंटर है जो एक फर्स्ट रेफरल यूनिट का फंक्शन करता है। तो इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है सीएचसी है, वो यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह काम करता है। तो सीएचसी पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहती है फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्स की है वो सर्जरीज वगैरह होनी चाहिए, ऑब्स्टेटिक सर्जरी वगैरह यहाँ पे होती है। ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, एनेस्थेसिया डॉक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट, पीडिया केयर यहाँ पे होनी चाहिए फर्स्ट रेफरल यूनिट वाले जिसे हम फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं, यहाँ पे ये सब सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है, एंड एमटीपी के लिए यहाँ पे काम होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी कंसिडर की जाती है यहाँ पे, एंड वेसेक्टोमी भी परफॉर्म की जाती है यहाँ पे। ओके, ट्यूबेक्टोमी होती है किसमें, फेलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल में, एंड वास्ट डिफरेंस किसमें होता है, मेल में, ठीक है। तो ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू और बता दूं आपको, एक कमेटी बनाई गई थी, कौन सी, श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है, श्रीवास्तव कमेटी बनाई गई थी। तो श्रीवास्तव कमेटी ने क्या दिया था, रेफरल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, श्रीवास्तव कमेटी ने, ठीक है, मेडिकल सपोर्ट एंड सपोर्ट में। तो इस कमेटी ने क्या दिया था, और साथ में इन्होंने बताया था कि मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर,
सपोर्ट मैन पावर का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था। ठीक है, तो रेफरल यूनिट से मुझे याद आया कि आपको एमसीक्यू बता दूं, एमसीक्यू पूछा हुआ है रेफरल सर्विसेज के लिए किसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया था? तो श्रीवास्तव कमेटी ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन ए पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड इज नीडेड एज एविडेंस फॉर लीगल एक्शन। ठीक है, व्हेन ए पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड इज नीडेड एज एविडेंस फॉर ए लीगल एक्शन के लिए जब कभी भी मेडिकल रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है, यू आर अवेयर दैट द रिकॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो आपको ये आप अवेयर हो इस चीज के लिए क्योंकि रिकॉर्ड किसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है? रिकॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हेन एविडेंस फॉर लीगल एक्शन के लिए जब कभी भी बात काम में आता है तो मेडिकल पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो किसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा? द पेशेंट का, कोर्ट का, पेशेंट लॉयर का, या फिर हेल्थ केयर एजेंसी का? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रा जो दिमाग के अंदर थोड़ा अपोजिट आंसर्स भी लेके आता है ये एमसीक्यू, क्योंकि आप अपन ने पढ़ा है कि भाई मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो किसके लिए, जो पेशेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो पेशेंट के लिए काम आते हैं, क्योंकि वो पेशेंट का एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लिंक बनाते हैं कि भाई प्रीवियस हॉस्पिटल में क्या हुआ था, इसको किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट दिया गया था, क्या हुआ था। बट जब कभी बात आपको आए लीगल एक्शन की, ठीक है, तो जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड है वो हेल्थ केयर एजेंसी की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर एजेंसी की प्रॉपर्टी माना जाएगा जब कभी भी एविडेंस फॉर लीगल एक्शन के यहाँ पे नीड पड़ेगी, तो वो हेल्थ केयर एजेंसी के लिए वो प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, बीसीजी मीजल्स एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट। स्टोरेशन कहाँ किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है बीसीजी मीजल्स और एमएमआर वैक्सीन का? 10 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड? तो देखिए बीसीजी मीजल्स और एमएमआर ये तीनों ही किस प्रकार की वैक्सीन है? लाइपोलाइज्ड वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर आती है। इनको कहाँ स्टोर करना होता है? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर इनको क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। और देखिए बीसीजी किसके लिए काम में आती है? टीबी के लिए। ठीक है, तो बीसीजी का जो है वो डायल्यूशन किस में करते हैं? डायल्यूशन हम करते हैं किसके अंदर? नॉर्मल सलाइन के अंदर। ठीक है, एनएस के अंदर। सोडियम क्लोराइड का एनएस के अंदर क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड रहता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये देखिए बीसीजी से और क्या एमसीक्यू बनता है? डोज से एमसीक्यू बनता है। देखिए इन्फेंट को कितनी डोज लगाएंगे? 0.05 ml एंटिल 1 मंथ तक अपन क्या डोज लगाएंगे? 0.05 ml। बट बियॉन्ड 1 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो अपन क्या डोज लगाएंगे? 0.1 ml। ध्यान में रखना दोनों एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, 1 मंथ से पहले कितना लगाओगे? 0.05 ml। बट 1 महीने से ज्यादा हो जाएगा तब क्या कितने लगानी है? 0.1 ml हमें लगानी होती है। इसका रूट क्या रहता है? इंट्राडर्मल रूट रहता है। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में लगती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? मीजल्स की। मीजल्स की बात कर लो या फिर एमएमआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है? 9 मंथ टू 12 मंथ के बीच में ये वाली वैक्सीन लगती है एमएमआर की। ठीक है, एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना। एमएमआर के साथ में अपन क्या देते हैं? मीजल्स के साथ में अपन क्या देते हैं? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन कब देते हैं? 9 मंथ पे। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू अभी आगे बनाया हुआ है, वहां पे आपको मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बट अभी देखिए मीजल्स का ये जो रूट है, डोज क्या रहती है? 0.5 ml रहती है। ये डाइल्यूट किसके अंदर करना है? ये एमसीक्यू बना हुआ है, डाइल्यूट किसके अंदर करना होता है? मीजल्स वैक्सीन को। ठीक है, डाइल्यूट किसके अंदर करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। ध्यान में रखना मीजल्स वैक्सीन का डायल्यूशन किसमें है? डिस्टिल वाटर में। एंड बीसीजी का डायल्यूशन किसमें है? नॉर्मल सलाइन के अंदर। वो लगेगा कैसे? ये लगेगा कैसे?
IM लगाते हैं अपन इसको, ठीक है। IM भी कहाँ पे, वोस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर IM लगता है ये, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, द नर्स विल इवेलुएट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट हु हैज अंडरगोन क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। एक पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ठीक है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन को नर्स को इवेलुएट करना है ऐसे कंडीशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, हाइपोटेंशन को, डिसेप्निया को, या फिर पेरिटोनाइटिस को। तो देखिए, जब कभी भी बात आती है पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनाइटिस के अंदर यहाँ पे एब्डोमेन ऑर्गन की जो पेरिटोनियम है उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाना, वो क्या करता है, पेरिटोनाइटिस कॉज कर देता है। और ये मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन है किसका, क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस का। डायलिसिस का मतलब क्या, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। डायलिसिस है, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों के बारे में मैंने कंप्लीट प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइन। मीजल्स का जो डिजीज कंडीशन है, तो वो कब ज़्यादा कम्युनिकेबिलिटी होती है, कब उसकी कम्युनिकेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है डिक्रीज कब होती है, आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर के आने के बाद में, ड्यूरिंग प्रोडोर्मल पीरियड, एट द टाइम ऑफ इरप्शन, जब इरप्शन हो तब, या फिर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेज, रैशेज के अपीयर होने के बाद में। तो कुछ मीजल्स से MCQ बनते हैं, वो अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट MCQ, ये क्या है, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। किस प्रकार का डिजीज है, वायरल डिजीज है। इट ऑल्सो नॉन एज, ऑप्शन में अगर आपको मिजल्स नहीं देके ये वाला नाम भी दे सकते थे, रूबियोला, ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज रूबियोला। पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट क्या है, कौन मिजल्स को फैलाता है, तो RNA, पैरामिक्सो वायरस जो है वो मिजल्स को फैलाने में काम करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है मिजल्स का, तो ये क्या है, ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट। ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट से यहाँ पे क्या है, मीजल्स जो है फैल सकता है। तो ये वाला जो MCQ है, ये एम्स में भी पूछा गया है और PGI के अंदर भी पूछा गया है। तो इन्फेक्टिविटी पीरियड, इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना रहता है, 5 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर रैशेज। अपना ऑप्शन कौन, तो यहाँ पे डिक्लाइन का पूछा है, तो आफ्टर अपीयर ऑफ रैशेज यहाँ पे डिक्लाइन होता जाता है। लाइक यहाँ पे अगर रैशेज अपीयर हो रहा है, तो रैशेज अपीयर के 5 डे के पहले अप्रोक्स अपन ले सकते हैं 3 to 5 days, और आफ्टर 5 days ये डिक्लाइन धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता जाता है, ठीक है। मीजल्स की इन्फेक्टिविटी आफ्टर द रैशेज अपीयर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। 5 दिन के अंदर उसका इन्फेक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अपना आंसर क्या बन जाएगा इसके अंदर, आफ्टर रैशेज अपीयर। यहाँ पे कम्युनिकेबिलिटी जो मिजल्स का है 1% to another person में फैलने की, वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इन्फेक्टिविटी से MCQ बना हुआ है, 5 days बिफोर एंड 5 day आफ्टर अपीयर रेसेज जो है इन्फेक्टिविटीज की डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इंक्यूबेशन पीरियड IP कितना रहता है इसका, MCQ पूछा हुआ है, तो 10 to 14 days तक इसका रहता है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट जो फीवर वगैरह ये सभी तो हर कंडीशन के अंदर देखनी जाती है, बट क्लासिकल साइन के बारे में इससे पूछते हैं। क्लासिकल साइन, क्लासिकल साइन में क्या देखने को मिलता है, कॉप्लिक स्पॉट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है क्लासिकल साइन का, कॉप्लिक स्पॉट। और अब ये कॉप्लिक स्पॉट होता कहाँ पे है, ये भी MCQ बनता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये, बक्कल म्यूकोसा के पास में ये जो है वो प्रेजेंट रहता है। टीथ का आपसे पूछे तो मोलर टीथ के पास में। कलर कैसा रहता है, ब्लूइश व्हाइटिश का ये क्या रहता है, कलर रहता है कॉप्लिक स्पॉट का, ठीक है। इसका साइज पूछा है आपसे, तो 1 to 3 mm के यहाँ पे इलेवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इरे तो में से रेड इसका बेस रहता है, ब्लूइश व्हाइटिश का कलर रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, नियर बक्कल म्यूकोसा मोलर टीथ के पास में, ठीक है, ऑपोजिट टू द मोलर टीथ। कंप्लीट नाम क्या है, ऑपोजिट टू द मोलर टीथ के सामने।
अभी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एक मैं और बताता हूँ। मीजल्स के साथ में अपन क्या देते हैं, अपन क्या देते हैं, विटामिन ए अपन प्रोफाइलैक्सिकली अपन काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, मीजल्स के टाइम पे क्यों लगाते हैं इसको, 9 मंथ से पहले क्यों नहीं लगाते, आपने कभी सोचा होगा तो। इसके लिए अपन सोचते हैं जब मीजल्स क्या करता है, विटामिन ए या फिर रेटिनॉल की अपनी बॉडी में क्या करता है, डिफिशियंसी करता है। इसलिए बच्चे को जो है वो मीजल्स के साथ साथ में विटामिन ए का टीका भी लगाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 9 मंथ से पहले वो कोई साइड इफेक्ट कोज कर देगा विटामिन ए लगा देंगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन ए मीजल्स क्या करता है, डिक्रीज करता है विटामिन ए को, इसलिए अपन प्रोफाइलैक्सिकली विटामिन ए का भी डोज यहाँ पे सप्लीमेंट्री यहाँ पे लगाते हैं अपन। ठीक है, अब जो है एक बार अगर मीजल्स हो गया किसी को, तो उसके जो है वो लाइफ टाइम की इम्यूनिटी बन जाती है। तो कौन सा ऐसा डिजीज कंडीशन है जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो वो है कौन सा, मीजल्स। अच्छा, और आपसे एमसीक्यू क्या पूछ सकता है, एक एमसीक्यू और पूछा गया था जब मैं एग्जाम दिया करता था, तो एमसीक्यू बनता था कॉम्प्लिकेशन से। तो कॉम्प्लिकेशन में बात करें, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, न्यूमोनिया। सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, SSPE। क्या मतलब हो गया, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन जो है वो मीजल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, एन्सेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन कोज हो सकता है मीजल्स को ट्रीट नहीं किया तो। ठीक है, तो दोनों एमसीक्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको तय करना है कि ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, इसको अपन पैन एन्सेफेलाइटिस करके भी ऑप्शन में पूछा जाता है, और सब एक्यूट स्क्लेरोनाइजिंग पैन एन्सेफेलाइटिस करके भी पूछते हैं। तो दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन मिले कॉम्प्लिकेशन में, आपको उसको करेक्ट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, the physician has ordered a 24 hours urine specimen after explaining the procedure. The द पेशेंट। ठीक है, फिजिशियन को ऑर्डर किया है क्या, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का ऑर्डर किया है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, आपने एक्सप्लेन कर दिया पेशेंट को। एक्सप्लेन द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन इज देन। अब नर्स ने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, उसने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। ठीक है, लाइक 8 बजे से सुबह डे के 8 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है। मतलब ये हो गया अपना 24 आवर्स कलेक्शन। तो नर्स ने अभी क्या किया है, इस टाइम पे यूरिन जो नर्स ने कलेक्ट किया है, तो इस यूरिन का नर्स क्या करेगी, स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन, लाइक नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, दिस स्पेसिमेन इज देन। तो अभी स्पेसिमेन का क्या करेगी नर्स, डिस्कार्ड, देन द कलेक्टिंग बिगिंस, डिस्कार्ड करेगी फिर कलेक्शन शुरू करेगी। सेव द पार्ट ऑफ द 24 आवर्स कलेक्शन, ये कलेक्शन के अंदर रखेगी 24 आवर कलेक्शन के अंदर। टेस्टेड देन डिस्कार्ड, डिस्कार्ड पहले टेस्ट करेगी फिर डिस्कार्ड करेगी। प्लेस इन द सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड टू दिस कलेक्शन, इसको अलग कंटेनर में रखेगी, फिर इसको जो है वो 24 आवर कलेक्शन के अंदर डाल देगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी आ सकता है। तो देखिए क्या करेगी नर्स, आपको क्या पूछा है, 28 आवर्स के लिए पूछा है आपको, लाइक 8 AM से नेक्स्ट डे 8 AM तक क्या करना है, यूरिन का कलेक्शन करना है। तो अब नर्स ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट निकाला, तो वो तो क्या हो गया, 7 to 8 mm के बीच हो गया, मतलब ये तो 24 आवर्स के पहले का हो गया ना। इसको सबसे पहले निकला, उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर देंगे। तो अपना आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड देन द कलेक्शन बिगिन। तो आपको स्टार्ट तो किससे करना है, 8 AM से जो ब्लेडर में फिल होगा वहां से कलेक्ट करना है ना। तो जो पहले का फिल हो रखा है वो तो डिस्कार्ड करेगी, तभी तो करेक्ट आएगा उसके अंदर मेजरमेंट। इसलिए सबसे पहला क्या कर देगी, करेक्ट कलेक्ट जो डिस्कार्ड करेगी कलेक्ट करके। फिर जो देखिए 8 AM पे जो कलेक्ट करेगी उसको क्या करेगी, उसको ये क्या कर देगी, मिक्स करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 to 8 mm वाला है वो आएगा, जो 24 आवर्स के अंदर वाला ही आएगा, इसलिए इसको कलेक्ट करेगी। बट स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले जो कलेक्ट किया उसको डिस्कार्ड करेगी, लास्ट में जो कलेक्ट करेगी 8 AM पे उसको ये कलेक्ट करेगी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, टर्शरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज किसी को हुआ है तो टर्शरी प्रिवेंशन कब काम में आता है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में, डिजीज की प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में आता है, या फिर पैथोजेनेसिस स्टेज में आता है, या फिर प्रोड्रोमल टाइम पे आता है, या फिर टर्मिनल टाइम पे आता है। टर्शरी प्रिवेंशन कब आता है, हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, लाइक किसी पर्सन को ये डिजीज कंडीशन हो गई है। अब डिजीज कंडीशन प्री पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, अभी नॉट डेवलप डिजीज, not develop disease but रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, ये हो गया क्या, प्री पैथोजेनेसिस।
यहाँ पे करेगी टर्मिनल प्रिवेंशन को, या फिर क्या है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या हो गया, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज का जो है वो प्रोग्रेस कैसे हुआ यहाँ पे कंट्रोल करेगी। या फिर क्या है प्रोडोर्मल, डिजीज के जो है साइन एंड सिम्टम्स आने लग गए, यहाँ पे कंट्रोल करेगी। या फिर क्या करेगी टर्मिनल, टर्मिनल मतलब डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करेगी, या फिर डिजीज को डिसेबिलिटी लिमिट कर देगी, डिसेबिलिटी को लिमिट करेगी। तो कब करेगी, ठीक है। अभी ये और इजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की जो स्टेजेस हैं, तो कौन सी स्टेज में जो है प्राइमरी टर्सरी प्रिवेंशन काम में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनल जो रहता है डिजीज का, जो इस टाइम पे क्या करता है टर्मिनल प्रिवेंशन हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे और एमसीक्यू पूछे, और अच्छा एमसीक्यू बन सकता है इससे, टर्मिनल प्रिवेंशन क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। टर्मिनल प्रिवेंशन क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या, टर्मिनल प्रिवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉर्मली बाय 1 year of age द बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट शुड इंक्रीज बाय, ठीक है। बर्थ वेट इंक्रीज का पूछा आपको, कब पूछा है, 1 साल पे कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.5 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या फिर 4 टाइम्स। तो आप सभी को पता ही है डबल कब होता है, 5 to 6 मंथ में। एग्जाम के अंदर आए तो क्या करना है, 5 मंथ में डबल हो जाता है। ट्रिपल कब हो जाएगा, 1 year पे। ट्रिपल कब हो जाएगा, 1 year पे। तो 3 टाइम्स कब हो जाएगा, 1 year पे। आंसर क्या करेक्ट हो गया, 3 टाइम्स। लाइक अगर 3 kg किसी का है तो 6 kg कब हो जाएगा, 2 साल में, सॉरी 5 मंथ पे 6 kg हो जाएगा। 5 मंथ to 6 मंथ में क्या हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। एंड 9 kg कब हो जाएगा, मतलब इसका ट्रिपल, ये कब हो जाएगा, 1 year के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट द एज ऑफ, ठीक है। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए कब लगती है, 18 मंथ पे, 2 year पे, 9 मंथ पे, या फिर 16 मंथ पे। अभी हमने सोल्व किया ही था इस क्वेश्चन को, कब लगती है, 9 मंथ पे जो है अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डोज लगाते हैं विटामिन ए की। क्यों लगाते हैं, क्योंकि मिजल्स के साथ लगती है। मिजल्स क्या करता है, विटामिन ए का डिफिशियंसी कोज करता है। तो ये क्या, अपन 9 मंथ पे विटामिन ए का अपन क्या करते हैं, डोज लगाते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिकली कब शुरू करते हैं, 9 मंथ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट डोज, ये एमसीक्यू बनता है भाई यहाँ पे, फर्स्ट डोज कब लगते हैं, 9 मंथ पे लगती है। कितना लगता है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगता है फर्स्ट डोज पे, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन के साथ में लगता है फर्स्ट डोज। अब बात करते हैं अपन सेकंड, सेकंड डोज कब लगती है, नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 5 अप्रोक्स आपको 6 मंथ मानना है, बट 5 to 6 मंथ के नेक्स्ट गैप के बाद में नेक्स्ट डोज लगती है। टोटल ये कब तक लगती है, 5 year तक कंप्लीट डोजेज लगती है इसकी। तो सेकंड डोज में क्या कितना अमाउंट रहेगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहता है सेकंड डोज। तो सेकंड डोज किसके साथ में लगती है, डीपीटी बूस्टर के साथ में। ध्यान में रखना, बस जब डीपीटी का बूस्टर लगता है तभी इसका सेकंड डोज लगाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में, तो कितना टाइम हो जाएगा ये, 16 to 18 मंथ। लाइक 9 मंथ से आगे कर लो आप, 6 मंथ ऐड कर लो तो 15 to 16 मंथ रहता है। तो 16 to 18 मंथ पे सेकंड डोज लगती है। उसके बाद में टोटल कितनी डोज लगती है, टोटल डोज लगती है इसकी 9 डोज, ठीक है। टोटल कितनी डोज लगेगी, 9 डोज लगती है इसके अंदर। कब कंप्लीट होगा, 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितनी डोज, कितना देते थे अपन इसके अंदर, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन विटामिन के, सॉरी विटामिन ए का अपन प्रोफाइलेक्सिकली डोज अपन प्रोवाइड करा देते हैं बच्चे को, ठीक है, 17 लाख। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए वे टू प्रमोट ट्रस्ट विथ ए पेशेंट इज टू, पेशेंट के साथ में आप ट्रस्ट कैसे प्रमोट कर पाओगे, अलाउ फैमिली मेंबर टू विजिट वेन एवर दे वांट, जब वो चाहे तब फैमिली मेंबर को विजिट करने दें। एश्योर द पेशेंट दैट हर डॉक्टर इज एक्सीलेंट, आपको अश्योर करना है पेशेंट को कि आपका डॉक्टर जो है वो बेहतरीन है, अच्छा है। नेक्स्ट सी, फॉलो थ्रू व्हेन यू से यू विल डू समथिंग, आप जो उसको बताओ कि हाँ मैं ये करूंगी तो उसको उसी टाइम पर आप उसको फॉलो करो। डी, टॉक विथ हर एट लेंथ, लंबे टाइम तक उससे बात करो, उसके लाइफ के बारे में, क्या उसको लाइक करते हैं, क्या वो डिसलाइक क्या करती है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। तो ऐसी बात करो लंबे टाइम तक। कैसे ट्रस्ट बना पाओगे, ट्रस्ट आप तब बना पाओगे जो काम आप कहते हो उसको आप राइट टाइम पे कर देते हो उसके लिए, इस वजह से उसको ट्रस्ट आता है कि हाँ ये मेरी केयर अच्छे से करेगी, ठीक है।
तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो आज की क्लास के अपन ने कुछ सोल्व किए हैं, कुछ टॉपिक्स भी हमने पढ़े हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डाउट्स वगैरह कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो हम लाइक बटन को आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। हम डेली बेसिस पे हम क्लासेस लेके आते हैं। कंपेरिजन जो एग्जाम आपका नियर बाय रहते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो उसका पैटर्न रहता है प्रीवियसली, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू।